2024 में अगर आप कोई एसी खरीदना चाहते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी आप एक बेस्ट एसी खरीद पाओगे। तो वो कौन सी हैं बातें, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं, ताकि अगर आप कोई एसी खरीदो तो वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, कोई भी बेस्ट एसी खरीदने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि रूम का साइज कितना है, रूम की कंडीशन क्या है, कौन से फ्लोर पर हम रहते हैं, उस एसी की स्टार रेटिंग कितनी है, कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है कोई भी बेस्ट एसी खरीदने से पहले। तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं, ताकि अगर आप एक अपने लिए बेस्ट एसी खरीदना चाहते हैं तो आपको इन पॉइंट्स को कंसीडर जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए अपने लिए कोई एसी चूज करेंगे तो यकीनन आपको बेस्ट परफॉर्मेंस भी मिलेगी और पावर सेविंग का भी बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर जो भी पॉइंट्स हैं वो मैंने यहां पर लिखकर रखे हुए हैं, जिनको मैं एक एक कर आपको समझाने वाला हूं, ताकि आपको डिटेल से समझ आ जाए कोई भी एसी लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं रूम साइज से और रूम की कंडीशन से, और यहां पर हमें राइट कैपेसिटी कैसे चूज करनी चाहिए उसके बारे में। तो यहां पर दोस्तों, अगर आपका रूम छोटा है, अप टू 120 स्क्वायर फीट का है, तो आपको 1 टन कैपेसिटी का एसी लेना चाहिए। 150 स्क्वायर फीट का अगर रूम है, 170 तक भी अगर है, तो आपको 1.5 टन सफिशिएंट रहता है। उससे बड़े कमरों के लिए आपको हायर रेंज में जाना पड़ता है, जैसे कि 1.8 टन, 2 टन, 2.5 टन, इस तरह से। यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। रूम साइज अकेला ही नहीं टनेज को सिलेक्ट कर सकता, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब मान लो आपका जो कमरा है या आपका जो घर है जिसमें आप एसी लगाना चाहते हो वो डायरेक्टली सन एक्सपोज्ड है, वहां पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, या फिर आप टॉप फ्लोर के ऊपर रहते हो जहां पर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है छत, और जिस साइड धूप रहती है वो दीवार भी काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसका इफेक्ट दिन में तो रहता ही रहता है, रात में भी रहता है। तो ऐसे में आपको उस कमरे में, बेशक वो कमरा छोटा ही क्यों ना हो, कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाकर लेना पड़ेगा। मान लो आपका रूम छोटा है, आपको 1 टन बोला जा रहा है उसमें, लेकिन गर्मी का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से आपको वहां पर 1.5 टन का एसी लेना चाहिए। क्योंकि कूलिंग अगर नहीं होगी तो आप 1 टन का एसी लेकर क्या करोगे, और अगर कूलिंग नहीं करेगा वो, तो वो क्या करेगा, मेहनत करता रहेगा कूलिंग करने के लिए, यानी कि डिजायर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कंप्रेसर हाई स्पीड के ऊपर चलता रहेगा, जिससे बिजली का बिल काफी ज्यादा फिर आएगा, बेशक आपने 1 टन का ही एसी क्यों नहीं लिया है। जबकि आप अगर 1.5 टन का एसी ले लेंगे तो वो और तेजी से कूलिंग करेगा, रूम के अंदर डिजायर टेम्परेचर को अचीव कर लेगा और उसके बाद अपनी स्पीड को डिक्रीज कर लेगा, जिससे आपको पावर सेविंग का भी बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है दिन में आपको बेनिफिट ना मिले, लेकिन रात को तो यकीनन मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा हायर कैपेसिटी की तरफ जाना चाहिए अगर सन फेसिंग रूम है आपका या फिर टॉप फ्लोर का रूम है। उसके बाद पॉइंट आता है कि आपका जो एसी प्लेस हुआ है, अगर वो वेस्ट की तरफ है या फिर साउथ की तरफ है, तो वहां पर भी आपको कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, थंबनेल आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है, आप इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि एक गलत दिशा में लगा हुआ एसी किस तरह से कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करवाता है और सही से वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ऐसे में आपको एसी ऐसी जगह पर प्लेस करवाना चाहिए जहां पर धूप ना आती हो बेसिकली। अब मान लो कि मैं यहां पर बैठा हूं, मेरे पीछे एसी लगा हुआ है और सामने की दीवार पर बहुत तेज धूप आ रही है, तो ये एसी क्या करेगा, उस दीवार की तरफ एयर फ्लो है इसका, तो ये उस धूप में, यानी कि वहां से जो गर्मी आ रही है उसको आपस में ही बस ठंडा करने में लगा रहेगा, रूम में ठंडक कर नहीं पाएगा। तो ऐसे में आपका जो एसी का प्लेसमेंट है वो भी आपको कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद अगर आपके रूम में जगह नहीं है, वही एक जगह है, तो फिर आपको कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आपके एरिया में यूजुअली 40 से ऊपर रहता है, बहुत ज्यादा गर्म इलाके में आप रहते हो, तो आपको फिर एक ऐसा एसी लेना चाहिए जिसकी एम्बिएंट टेम्परेचर वर्किंग रेंज हाई हो। ज्यादातर जो सस्ते एसी होते हैं उनकी जो एम्बिएंट वर्किंग होती है वो 50-52 के आसपास होती है, लेकिन आपको इससे ऊपर की एम्बिएंट वर्किंग रेंज की तरफ जाना चाहिए अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रहता है। और वो एसी यकीनन महंगे आते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि वहां के बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमने फलाना एसी लिया है वो काम नहीं कर रहा। अब भैया काम कैसे करेगा वो, क्योंकि उसके अंदर माल नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे में इस चीज का आपने ध्यान रखना है। किसी भी दुकानदार से अगर
खरीदना है एसी, तो आपको एम्बिएंट वर्किंग उसकी जरूर चेक करवानी है। उसके बाद दोस्तों यहां पर विंडोज आपके रूम में अगर बहुत ज्यादा लगी हुई है, मान लो आपके कमरे के अंदर काफी सारे शीशे के विंडोज है जिसमें से सनलाइट आती है, गर्मी आएगी फिर, तो वहां पर भी आपको कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि विंडोज के ऊपर डार्क कर्टेन्स लगाने हैं, विंडोज को कवर करना है, तभी कूलिंग इफेक्ट बन पाएगा रूम के अंदर। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपके रूम में एयर लीकेजेस है या फिर हीट सोर्स है जिनको आप बंद नहीं कर सकते, दरवाजा बार बार खुलता रहता है, तो ऐसे में आप कितने ही टन का क्यों ना एसी लगवा लो, कूलिंग वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, बिजली बहुत ज्यादा खाता चला जाएगा। तो कोई भी एसी लेने से पहले आपको अपने रूम के कंडीशंस को ठीक करना होगा, जिसके कारण उसमें टेम्परेचर मेंटेन रह सके। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कमेंट्स के अंदर कि हमें एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। हालांकि इस चीज के ऊपर एक डिटेल्ड में वीडियो है मेरा, जिसको आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, थंबनेल कोशिश करूंगा स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाए। तो यहां पर इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में फर्क क्या होता है वो आपको पता लगेगा उस वीडियो में, लेकिन यहां पर मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि अगर आप एक इन्वर्टर एसी लेते हो, जो कि आजकल चलन में है और बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने नॉन इन्वर्टर एसी बनाना ही बंद कर दिया है, तो ऐसे में आपको इन्वर्टर एसी ही अब लेना होगा अगर आप एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ का एसी लेना चाहते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसका यह है कि उसके अंदर एक वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर चलने वाला कंप्रेसर लगा होता है जो कूलिंग को बिल्कुल मेंटेन रखता है। यानी कि आपने मान लो रिमोट से 24 डिग्री सेट कर दिया, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, तो जब तक वो एसी को आप चलाओगे 24 डिग्री पर, आपके रूम के अंदर वो एसी 24 डिग्री ही मेंटेन करके रखेगा। टेम्परेचर में आपको अप डाउन बिल्कुल भी फील नहीं होगा इन्वर्टर एसी के केस में। वहीं पर अगर हम बात करें नॉन इन्वर्टर एसी की, तो नॉन इन्वर्टर एसी में हम सब जानते हैं फिक्स स्पीड पर चलने वाला कंप्रेसर लगा होता है जो अपनी स्पीड को रेगुलेट नहीं कर सकता, कम या ज्यादा नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम मान लो रिमोट से 24 डिग्री सेट कर देते हैं, तो वो जब रूम के अंदर 24 डिग्री मेंटेन हो जाता है तो वो बंद हो जाता है, और उसके बाद जब टेम्परेचर 25 डिग्री पर चला जाता है तो वो दोबारा से ऑन होता है। तो ये जो टेम्परेचर में शफल होता है, अप डाउन होता है, ये आपको फील भी होता है, आपको एक ऐसा एहसास होता है कि यार एसी का लगता है कंप्रेसर बंद हो गया, गर्मी सी लगने लगती है, और जैसे ही दोबारा से कंप्रेसर चलता है तो एकदम से ऐसा लगता है कि एकदम कूलिंग आने लगी। तो वो एक इंटरप्शन होता है कूलिंग के अंदर नॉन इन्वर्टर एसी में। बट अगर आपको एक अच्छी नींद लेनी है बिना इंटरप्शन के, जो टेम्परेचर आपने सेट किया उसी पर आपको रूम रखना है, तो आपको फिर एक इन्वर्टर एसी के साथ जाना चाहिए। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट्स हैं दोनों के बीच में जो भी आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों अगर आप कोई इन्वर्टर एसी लेते हो तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो कंप्रेसर की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है इन्वर्टर एसी के केस में, और क्वाइट ऑपरेशन आपको मिलेंगे ज्यादातर इन्वर्टर एसीज में, क्योंकि जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उनका कंप्रेसर चलता है कभी बंद होता है, तो ऐसे में नॉइस भी उनकी कभी आएगी कभी नहीं आएगी। लेकिन इन्वर्टर एसी के केस में क्या होगा, जब एक बार मेंटेन हो जाएगा टेम्परेचर तो नॉइस वगैरह सब कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि कंप्रेसर की स्पीड ही कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसे में अगर आपको नॉइसलेस ऑपरेशन चाहिए तो आपको इन्वर्टर एसी की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद बिजली की खपत की यहां पर बात करें, बहुत सारे लोग ऐसा एसी ढूंढते हैं जो बिजली कम खाए, तो इन्वर्टर एसी यकीनन नॉन इन्वर्टर एसी से कम बिजली खाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा कंप्रेसर लगा है जो अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकता है। तो अगर आपको एक एनर्जी एफिशिएंट एसी चाहिए तो आपको फिर मजबूरी है आपकी कि आपको इन्वर्टर एसी की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर एसी में ही आपको मिलेगा 5 स्टार एसी। नॉन इन्वर्टर एसी में तो 5 स्टार एसी अब आता नहीं है, तो ऐसे में आपको फिर बिजली बचाना है तो इन्वर्टर एसी पर जाना पड़ेगा, जिसके कारण आपका जो मंथली बिल है वो फिर कम आएगा। तो ऐसे में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो भी आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए, और जो वीडियो मैंने अभी आपको बताया था वो आप जरूर देखिए अगर आपको नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी के बीच का अंतर पता करना है। उसमें मैंने बहुत डिटेल से हर पॉइंट के ऊपर आपको अंतर बताया हुआ है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है, ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कि आपको किस तरह का एसी कौन सी कंडीशन में लेना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों तीसरे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो है स्टार रेटिंग लेवल। हम सब जानते हैं कि एयर कंडीशनिंग या एयर कंडीशनर
एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंडेटरी स्टार रेटिंग लेबल के साथ आता है, यानी कि अगर आपको एसी लेना है तो उसके ऊपर स्टार रेटिंग लेबल होगा ही होगा, और उस स्टार रेटिंग के लेबल के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें मेंशन्ड होती हैं जो आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए किसी भी एसी को खरीदते हुए, क्योंकि उस स्टार रेटिंग लेबल के ऊपर स्टार्स जो बने होते हैं 1 2 3 4 5, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम देखते ही नहीं हैं, बस स्टार देखा और एसी खरीदने की कर लेते हैं। दोस्तों स्टार तो आपको एक सस्ते एसी में भी 5 मिल सकते हैं, लेकिन फिर जो एसी महंगे हैं उनके 5 स्टार वाले मॉडल में और सस्ते 5 स्टार वाले मॉडल में फर्क क्या होता है, ये आपको तब पता लगता है जब उस लेबल को आप डिटेल से पढ़ते हैं या फिर आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहां पर मैं बताता हूं आपको लेबल के ऊपर क्या देखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको एनर्जी एफिशिएंट चाहिए तो ज्यादा स्टार्स की तरफ आपको जाना है। उसके बाद आपको ज्यादा स्टार की तरफ अगर आप जाते हो तो पैसे भी थोड़े से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर आपको बिजली की खपत फिर कम होगी, यानी कि वो पैसा आप फिर अपने बिजली के बिल में बचाते हो। उसके बाद बात आती है आईसी रेटिंग में। आईसी रेटिंग जैसा कि मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया है, अभी भी बता रहा हूं कि जो करंट आईसी रेटिंग है उसका चार्ट अपने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। ये जो स्टार रेटिंग्स के पैरामीटर्स हैं या फिर स्टैंडर्ड्स हैं, ये 31 दिसंबर 2024 तक यही रहेंगे। तो इसके हिसाब से आप देखिए कि आप जो एसी खरीद रहे हैं वो किस रेंज में आ रहा है। जिस रेंज में आ रहा है इसका मतलब वो एसी उस स्टार रेटिंग का है या उसके पास उतने स्टार हैं। अब यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई फ्यूचरिस्टिक एसी ढूंढ रहे हैं तो आपको मान लो 5 स्टार का एसी है जिसमें अब आप देख रहे हो कि 5 या 5 से ऊपर की स्टार रेटिंग वाले जितने भी एसी होंगे वो 5 स्टार रेटिंग के साथ आते हैं। ये जो आप देख रहे हो चार्ट, इसमें यही लिखा हुआ है। तो यहां पर अब आपको अगर 5 स्टार एसी लेना है और आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी वो 5 स्टार में ही बना रहे एटलीस्ट 2-3 साल, तो आपको एक ऐसा एसी लेना होगा जिसकी आईसी वैल्यू 5 से काफी ऊपर हो, यानी कि 5.2 हो सकती है, 5.4 हो सकती है, 5.8 हो सकती है या फिर 6.2 इस तरह से भी हो सकती है। बहुत सारे मॉडल मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टार रेटिंग बढ़ेगी, सॉरी आईसी वैल्यू बढ़ेगी तो पैसे भी बढ़ेंगे, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन आपको ज्यादा स्टार्स की तरफ जाना है और ज्यादा आईसी वैल्यू वाला एसी खरीदना है। अब यहां पर एक जो पॉइंट है ना वो आपको जरूर कंसीडर करना है कि ज्यादा आईसी वैल्यू वाला एसी तो आपको खरीदना है अगर आपको पावर सेविंग का बेनिफिट चाहिए, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अभी लास्ट ईयर मैंने आपको वीडियो बना के दिया था एलजी का, जिसमें उन्होंने आईसी वैल्यू 5 स्टार एसी की 5.2 कर दी थी, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया था। 4600 वॉट पे कूलिंग कैपेसिटी लेके आए थे वो 1.5 टन के एसी की। तो यहां पर आपको कोई भी एसी खरीदना है तो आपको कूलिंग कैपेसिटी की तरफ जरूर ध्यान देना है, और वो चीज आपको मिलेगी स्टार रेटिंग लेबल के ऊपर। तो अगर आप ट्रू 1.5 टन का एसी लेना चाहते हो तो उस एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5280 वॉट के आसपास होनी चाहिए, यानी कि लगभग 5250 वॉट के आसपास कूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए उस एसी की। तब आप उस एसी को प्रॉपर ट्रूली 1.5 टन कैपेसिटी का एसी बोल सकते हो। अब मान लो आपका जो रूम है उसमें कोई बोल रहा है 1.5 टन का एसी लगा लो, अब लेकिन आप एक ऐसे 1.5 टन का एसी लगा लें जो बिकता तो 1.5 टन के नाम से है, क्योंकि कैटेगरी तो 1.5 टन की रहेगी, लेकिन उसकी एक्चुअल टनेज जो है वो 1.40 टन की है। तो ऐसे में क्या होगा, कूलिंग के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जबकि आपने लगाया तो 1.5 टन का ही एसी है। तो ऐसे में कूलिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी आपको अच्छी कूलिंग मिलती है, अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, पावर सेविंग का बेनिफिट मिलता है, और जो डिजायर टेम्परेचर है वो जल्दी अचीव होता है आपके रूम में। लेकिन फिर भी अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो आप कम से कम 5000 वॉट कूलिंग कैपेसिटी के साथ तो जाए ही जाएं। 5000 वॉट से कम की कूलिंग कैपेसिटी है और ब्रांड उसे 1.5 टन कहकर बेच रहा है तो आप उस एसी को ना लें, क्योंकि आपको कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज यकीनन करना पड़ेगा। अगर आपने 4600 वॉट या 4300 वॉट इस तरह से कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी ले लिया जिसको 1.5 टन कहकर बेचा जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो अंडररेटेड एसी है। छोटे कमरे में तो काम कर पाएगा, बड़े कमरे में जिसके लिए आपको 1.5 टन का एसी सजेस्ट किया गया है उसमें वो फिर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, पावर कंजम्पशन उसकी काफी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से फिर आप बाद में कहोगे कि यार ये तो बेकार एसी हमने ले लिया। तो ऐसे में ये काफी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहां पर एक और बात है कि अगर आप कोई हॉट एंड कोल्ड एसी खरीद रहे हो
तो हॉट एंड कोल्ड एसी में ज्यादातर आपको 3 स्टार रेटिंग में एसी मिलता है, और अगर आपको 5 स्टार रेटिंग में कोई हॉट एंड कोल्ड एसी मिलता है तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन उसकी भी कूलिंग कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी दोनों को आपको चेक करना है, वो सब कुछ लेबल के ऊपर मेंशन रहता है। यहां पर आपको स्टार रेटिंग लेबल के ऊपर एक चीज बहुत जरूरी देखनी है, और वो है उसका वैलिडिटी पीरियड, यानी कि जो आईसी वैल्यू या जो स्टार उसके ऊपर लिखे हैं या फिर मेंशन्ड है वो कब तक वैलिड है, ये आपको जरूर देखना है। और लेटेस्ट स्टार रेटिंग लेबल वाला ही मॉडल आपको खरीदना है। ऐसा ना हो कि आप पुराना कोई 5 स्टार रेटिंग का एसी खरीद लें ये समझ कर कि ये 5 स्टार है, लेकिन वो आज के 5 स्टार एसी जितनी पावर सेविंग का बेनिफिट आपको नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में ये चीज आपको जरूर देखनी है, बेशक 2 मिनट एक्स्ट्रा आपके लग जाए। स्टार रेटिंग लेबल को एसी की लुक वगैरह से हटकर ध्यान से देखें, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, हॉट एंड कोल्ड अगर आप एसी लेंगे तो स्टार रेटिंग लेबल के ऊपर हीट पंप का एक ऑप्शन होता है बिल्कुल बॉटम में, वहां पर यस लिखा रहेगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये एक हॉट एंड कोल्ड एसी है। उसके बाद हीटिंग की कैपेसिटी भी उसके ऊपर मेंशन रहती है। उसके बाद अगर आप कोई इन्वर्टर एसी खरीद रहे हो तो वहां पर वेरिएबल स्पीड्स लिखा रहता है। तो ऐसे में ये सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है। अब आते हैं कुछ और ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको आपको कंसीडर करना है व्हाइल परचेजिंग अ बेस्ट एसी, क्योंकि सब लोग बेस्ट एसी ही खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे में कैपेसिटी के ऊपर मैं बता चुका हूं कि आपको कूलिंग कैपेसिटी का ध्यान में रखना ही रखना है। उसके बाद अब बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे मान लो स्मार्ट फीचर आ गए हैं, तो आपको अगर कोई स्मार्ट एसी लेना है तो एक ऐसे ब्रांड का लेना है जिसमें ये सारी चीजें फ्लुएंटली चलती हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐप डाउनलोड कर ली और अब वो चल ही नहीं रही है। तो ऐसे में आपको अगर स्मार्ट एसी लेना है तो आपको एक ऐसा एसी लेना चाहिए जिसकी ऐप फ्लुएंटली काम करती हो और वाईफाई में वो एसी बढ़िया से मतलब चलता हो। ऐसा ना हो कोई फंक्शन चल रहा है कोई नहीं चल रहा है, क्योंकि आजकल ऐसे भी सारे ऑप्शंस हैं कि आप ऐप के अंदर ही देख पाओगे कि वो एसी कितनी बिजली खाता है, मंथली कितनी खा गया बिजली, तो वो सारी चीजें आपको फिर ऐप के अंदर दिखती हैं। उसके बाद यहां पर बात करते हैं वारंटी की। तो अगर आप कोई इन्वर्टर एसी खरीदते हो तो मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पीसीबी वारंटी को जरूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जो आउटडोर का पीसीबी है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आता है और हमेशा थ्रेड पर ही रहता है। तो ऐसे में आपको 5 इयर्स की पीसीबी वारंटी वाला ही एसी जो है वो कंसीडर करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन आपको बाजार में मिलेंगे जिसमें 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी आपको, आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको पीसीबी वारंटी के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। कंप्रेसर की वारंटी तो 10 साल मिलती ही मिलती है इन्वर्टर एसी के मामले में, तो उसको तो यहाँ पर बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एम्बियंट की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो उस चीज का आपने जरूर ध्यान लेना है। अगर आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या फिर आप टॉप फ्लोर वगैरह पर रहते हैं तो आपको एक ऐसा एसी लेना है जिसका एम्बियंट वर्किंग टेम्परेचर जो है वो हाई हो, मतलब 54, 56, 60 डिग्री ऐसे भी आते हैं। हाँ ठीक है, वो एसी आपको थोड़ा सा महंगा जरूर मिलेगा कंपैरेटिवली, लेकिन आपको कूलिंग के साथ फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आजकल जिसमें आप टनेज को कम करके भी चला सकते हो। तो अगर आपको कोई ऐसा एसी लेना है जिसमें आप मान लो एसी को अपने हिसाब से, मान लो उसकी जो कंप्रेसर की स्पीड है उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप ऐसा एसी भी ले सकते हो। उनमें आपको कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी मिलती है जिसमें आप मैनुअली एसी की टनेज को 50% पे कर सकते हो, 40 पे कर सकते हो, इस तरह से मतलब बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। अच्छा, अगर आपको ये टेंशन नहीं लेनी है तो फिर आप एक ऐसा एसी ले सकते हो जिसमें टनेज के साथ आप छेड़खानी बिल्कुल नहीं कर सकते मैनुअली, एसी अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड्स को एडजस्ट करता है। तो ऐसे में ऑटो वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर चलने वाले एसी भी आते हैं बाजार में और मैनुअल सेट करने वाले भी आते हैं। एग्जांपल के लिए एलजी और पैनासोनिक के जो एसी हैं उनमें आप टनेज को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, जैसे डाइकिन है या फिर हिटाची है, उसमें आप ये काम नहीं कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक अपना ये काम करते हैं। तो ऐसे में ये अब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ का एसी चाहिए। 4 वे स्विंग आप देख सकते हो, जितने भी हाई एंड मॉडल्स मिलेंगे आपको 4 वे स्विंग के साथ मिलेंगे, और 4 वे स्विंग बहुत ही अच्छी चीज है। कमरे के मतलब चारों तरफ कूलिंग का आपको एहसास होगा। और पहले क्या होता था कि सिर्फ फ्लैप जो है वो ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है, तो कोने कोने तक हवा नहीं पहुंच पाती, कूलिंग नहीं पहुंच पाती। लेकिन अगर आप एक 4 वे स्विंग वाला एसी ले लेते हो तो कमरे के कोने कोने तक एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और यानी कि आप कमरे के किसी कोने में भी बैठे हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार एसी को थोड़ा तेज कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। एयर फिल्ट्रेशन को लेके आप PM 2.5 फिल्टर एटलीस्ट देखिए ही देखिए, क्योंकि आजकल एयर में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि जो एसी के अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं
वो इतने ज्यादा तो इफेक्टिवली नहीं काम करते जितना कि एक एयर प्यूरिफायर करता है, बट कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। तो ऐसे में आपको PM 2.5 फिल्टर वाला ही कोई भी एसी कंसीडर करना चाहिए ताकि कुछ तो फायदा हो। तो और उसके बाद बहुत सारे हैं, मान लो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस हो गया, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी इन्वर्टर एसी हैं उनमें एक वर्किंग वोल्टेज रेंज रहता है, और वर्किंग वोल्टेज रेंज जिस एसी का वाइड रहेगा वो एसी ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर आपके यहाँ पर लो वोल्टेज रहती है, मान लो 140 तक भी चली जाती है, तो भी अगर आप वाइड वोल्टेज रेंज वाला एसी लेते हो तो वो बिना स्टेबलाइजर के चलता रहेगा। लेकिन अगर आप कम वोल्टेज रेंज वाला कोई एसी ले लेते हो जिसकी वोल्टेज रेंज मान लो 170 से ही हो, तो ऐसे में आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर अलग से लेना पड़ जाता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना ही चाहिए किसी भी इन्वर्टर एसी के साथ, ये मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं, और इस चीज का लाइव प्रूफ आपको इन वीडियोस में मिलेगा। ये 2 वीडियोस हैं, इसमें मैंने इन्वर्टर एसी को बिना स्टेबलाइजर के भी चलाया है और एक में स्टेबलाइजर के साथ चलाया है। दोनों ही वीडियोस में वोल्टेज रेंज का टेस्ट किया है, यानी कि वोल्टेज को घटाकर और बढ़ाकर दिखाया है, जिससे आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा लेने के बाद एसी की वर्किंग में क्या फर्क आता है। तो यहां पर अगर आपके एरिया में लो या हाई वोल्टेज रहता है तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रांड के बारे में भी बताइए कि कौन से ब्रांड का एसी अच्छा रहेगा। तो यहां पर दोस्तों मैं बताने वाला हूं आपको कि आप किसी भी ब्रांड का कोई भी एसी ले सकते हो, अगर आप उसके फीचर्स को दरकिनार करते हुए टेक्निकल स्पेक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, यानी कूलिंग कैपेसिटी हो गई, एम्बिएंट वर्किंग हो गई, कॉपर के कॉइल्स होने चाहिए, उसमें एंटी कोरोसिव कोटिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप चीजों को देखोगे, 5 स्टार रेटिंग का वो एसी है, तो आपको एक अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा किसी भी ब्रांड के प्रीमियम एसी से। ठीक है, जरूरी नहीं है मान लो डाइकिन, ओ जनरल, मित्सुबिशी के एसी ही बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि लोगों के पास सस्ते एसी भी हैं, वो उनसे भी सेटिस्फाइड हैं, लेकिन वो उनको देख परख कर लेते हैं, अपने रूम के हिसाब से लेते हैं, इसीलिए उनके यहां पर वो एसी भी बहुत अच्छे से काम करते रहते हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी एसी लेना है तो जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां पर बताए हैं वो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए, तभी आप एक बेस्ट एसी ले पाओगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर विजिट कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, और साथ में बेस्ट एसी मॉडल्स के भी जो 2024 में आप खरीद सकते हो, उन सभी को आप जाकर चेक कीजिए। जो आपकी रेंज में आए आप उस एसी को खरीद सकते हैं। जो बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले मॉडल्स हैं उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया है, तो आप उनको जरूर चेक करें, और अपने घर में अगर आप लेना चाहते हैं एक बेस्ट एसी तो उनको जरूर खरीद सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाए। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।